Hello everyone, good evening everyone. Hope so you all are good. And as we have started with what? As we have started with budget, we will have a quick revision regarding the budget and then we will proceed further. Okay, so we'll start as we have started with Indian Union budget. First of all, the budget is presented by our finance minister every year. And right now the finance minister is निर्मला सीतारमन जो हर साल बजट क्या करती हैं, प्रेजेंट करती हैं. ठीक है. बजट का अगर सिंपल मीनिंग देखा जाए, हाँ तो अपलोडेड है यूट्यूब पे, मैं आज लिंक और भेज दूंगी ग्रुप में, तो आप लोगों को मिल जाएगा. बजट शुरू किया था मैंने लास्ट लेक्चर में आशीष, ठीक है, तो उसका लिंक मैं आप लोगों को ग्रुप में भेज दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा. आज उसी का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं हम लोग. ठीक है. In this estimation of what is the simple meaning of budget, so it is an estimation of revenue and expenses over a specified period of time. क्या बोला यहाँ पे कि हम estimate करते हैं रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का. व्हाट डू वी डू हियर? हम एक एस्टिमेशन लगाते हैं रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस का. जैसे हम हमारे घर में हमारी मम्मी बजट बनाती है, वैसे ही पूरे देश के लिए भी बजट बनाया जाता है कि कितना पैसा कहाँ पे और कब और क्यों खर्चा होगा. दैट इज व्हाट ऑल अबाउट योर बजट. कि अगर मेरे पास इतना पैसा है तो इतना पैसा कब कहाँ पे कैसे काय को खर्चा होगा, ये क्या होता है? हमारा बजट होता है. इसको हम क्या बोलते हैं? हमारे बजट बोलते हैं. ठीक है. A budget can be made for anyone, can be for person, family, group, people, business, government, country, for anyone the budget can be made. The budget is prepared to have effective utilization of funds. मेन पर्पस बजट बनाने के पीछे क्या है? ताकि हम हमारे फंड्स को इफेक्टिवली क्या कर सके? यूटिलाइज कर सके. So the main reason for having the budget is for optimum utilization of the available resources. Very good. Now, first, मैम ये बजट वर्ड आया कहाँ से? तो ये बजट वर्ड आया है फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बजटी विच मीन्स वॉलेट. तो ये फ्रेंच वर्ड ये बजट वर्ड डिराइव हुआ है फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बजटी विच मीन्स वॉलेट. तो ये बजटी वर्ड से आपका क्या हुआ है? बजट वर्ड डिराइव हुआ है. उसके बाद सबसे पहले बजट किसने प्रेजेंट किया था? जेम्स विल्सन ने प्रेजेंट किया था. ठीक है. लेकिन एक्चुअली में इंट्रोड्यूस कब हुआ इंडियन बजट? 7 अप्रैल को इंट्रोड्यूस हुआ. ठीक है. बाय ईस्ट इंडिया कंपनी. इंडिपेंडेंट इंडिया का बजट सबसे पहले किसने प्रेजेंट किया था? फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर आर के शनमुखम ने. ओके. उसके बाद सबसे पहले बजट इंग्लिश में आता था, लेकिन फिर बाद में हिंदी में भी आने लग गया, इंग्लिश हिंदी दोनों में. ठीक है. ओके. फिर उसके बाद 2 फाइनेंस मिनिस्टर ऐसे थे जिनने आज तक कभी भी बजट इंट्रोड्यूस नहीं किया, बजट प्रेजेंट नहीं किया. फिर उसके बाद सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बजट प्रेजेंट करने वाला व्यक्ति कौन थे? सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बजट प्रेजेंट करने वाले व्यक्ति कौन थे? वो फाइनेंस मिनिस्टर श्री मोरारजी देसाई. उन्होंने कितने बजट प्रेजेंट किए? 10. इन द पास्ट 92 ईयर्स, पिछले 92 ईयर्स में पहली बार ऐसा हुआ कि आपका यूनियन बजट और रेल बजट साथ में प्रेजेंट किया गया, जबकि वो क्या करता है? सेपरेटली प्रेजेंट होता है. ठीक है. जबकि वो सेपरेटली प्रेजेंट होता है, लेकिन 2017 में उनको मर्ज किया गया. ठीक है. ये पहली बार हुआ 92 ईयर्स में. और पहले ब्रिटिशर्स के जमाने में बजट कितने बजे आता था? शाम को 5 बजे. और अब हमारे जमाने में बजट कितने बजे आता है? सुबेरे 11 बजे. वेरी गुड. की टर्मिनोलॉजीज हम लोगों ने शुरू करी थी. की टर्मिनोलॉजीज में सबसे पहला था एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 112, गवर्नमेंट को हर साल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करना होता है. किसको? पार्लियामेंट को. गवर्नमेंट पार्लियामेंट को हर साल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करेगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 1 टू मार्च 31. ओके. 10 पेज का होता है ये, और उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है: कंसोलिडेटेड फंड्स, कॉन्टिजेंसी फंड्स एंड पब्लिक अकाउंट. ओके. फॉर ईच दिस फंड्स द गवर्नमेंट हैज टू प्रेजेंट अ स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर. ये तीनों फंड्स है. अब ये तीनों फंड्स कितने आए, कहाँ से आए, और इन फंड्स में से आपने क्या क्या खर्चा किया, ये आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिटर्न होना चाहिए. समझ में आया? फिर आता है कंसोलिडेटेड फंड्स. कंसोलिडेटेड फंड्स मतलब गवर्नमेंट के पास जितना भी रेवेन्यू आता है. व्हाट डिड आई से? गवर्नमेंट के पास जितना भी रेवेन्यू आता है वो गवर्नमेंट इस कंसोलिडेटेड फंड्स में डालता है,
और इसी कंसोलिडेटेड फंड्स में वो क्या करता है, इसी कंसोलिडेटेड फंड से वो क्या करता है, खर्चे करता है। ठीक है, इसी कंसोलिडेटेड फंड से गवर्नमेंट खर्चे करता है, एक्सेप्ट दोज आइटम्स जो हम पब्लिक अकाउंट और कंटिजेंसी अकाउंट से करते हैं। कुछ अमाउंट, कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जो कंटिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट से होते हैं। तो जो खर्चे हम लोग कॉन्टिजेंसी फंड सॉरी हाँ, जो खर्चे हम लोग कॉन्टिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट से करेंगे उनको हम कंसोलिडेटेड फंड्स में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो कंसोलिडेटेड फंड्स में वही एक्सपेंडिचर इंक्लूड होंगे जो कॉन्टिजेंसी और पब्लिक अकाउंट में इंक्लूड नहीं होते। पार्लियामेंट की परमिशन के बिना गवर्नमेंट कंसोलिडेटेड फंड्स में से पैसा विड्रॉ नहीं कर सकता। फिर उसके बाद डिमांड फॉर ग्रांट्स, ये भी मैंने उस दिन आप लोगों को बताया था कि डिमांड फॉर ग्रांट्स इज नथिंग बट कि इट्स द एस्टिमेशन, व्हाट डिड आई से, इट इज द एस्टिमेशन ऑफ द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड्स। कंसोलिडेटेड फंड्स में से कौन कौन से खर्चे हम लोग करने वाले हैं उसका ये क्या रहता है, एक एस्टिमेशन रहता है जो कि हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड करते हैं और उसके ऊपर लोकसभा के अंदर क्या कराई जाती है, वोटिंग कराई जाती है। डिमांड फॉर ग्रांट्स मतलब क्या, यहाँ पे हम लोग गवर्नमेंट का एस्टिमेशन करते हैं फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड्स और उसको हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलता ही है कि रेवेन्यू भी इंक्लूड करो और एक्सपेंडिचर भी इंक्लूड करो। तो कंसोलिडेटेड फंड्स मेरा क्या है, रेवेन्यू है और उसमें से होने वाले खर्चे, बराबर। तो जो भी खर्चे आप कंसोलिडेटेड फंड्स में से कर रहे हो उसको आप प्रेजेंट करो और उसके ऊपर फिर क्या होगी, वोटिंग होगी, कहाँ, लोकसभा में, और वोट जमा किए जाएंगे इन द परसुएंस ऑफ आर्टिकल 113। समझ में आया क्या, समझा। फिर आता है एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन बिल इज नथिंग बट is a bill which gives the power to government to withdraw the funds from the consolidated funds। consolidated funds में से funds निकालने के लिए पार दी जाती है गवर्नमेंट को विद द हेल्प ऑफ दिस एप्रोप्रिएशन बिल। तो जब बजट प्रेजेंट किया जाता है उसके बाद गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करता है एप्रोप्रिएशन बिल जिसके ऊपर वोटिंग होती है। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या होता है, appropriation bill in Lok Sabha, it is intended to give authority to the government to withdraw from the consolidated funds the amount so voted for meeting the expenditure during the financial year। So जब गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करता है एप्रोप्रिएशन बिल तो वहां पे क्या होती है, वोटिंग होती है कि क्या ये खर्चा कंसोलिडेटेड फंड्स में से करना चाहिए, क्या ये एक्सपेंडिचर कंसोलिडेटेड फंड्स में से निकालना चाहिए। तो फिर पार्लियामेंट अगर अप्रूवल दे देता है, लोकसभा अगर अप्रूवल दे देता है, वोटिंग अगर आ जाती है तो एप्रोप्रिएशन बिल गवर्नमेंट को मिल जाता है और गवर्नमेंट वो एप्रोप्रिएशन बिल्स को यूज कर सकता है पैसे विड्रॉ करने के लिए फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड्स। ये हमारा लास्ट लेक्चर का रिवीजन था। यहाँ तक पे कोई डाउट, एनी डाउट? रिजर्व फंड अलग हो गए। रिजर्व फंड यानी मेरी सेविंग होती है यार, सेविंग होती है रिजर्व फंड यानी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो पैसा हमने कमाया उसको हम नाम फंड का दे रहे हैं। ठीक है, वन सेकेंड गाइस। ओके, फाइनेंस बिल। नेक्स्ट वन इज व्हाट, फाइनेंस बिल। Okay, shall we start? So till here there is no doubt. Okay, till here there is no doubt. So now we will start with our concept today is all about finance bill. So what is all about finance bill? A finance bill is a money bill। सबसे पहले तो आपको यही याद होना चाहिए कि इसको और क्या बोलते हैं, मनी बिल। MCQ लिख लो। Finance bill is a money bill as defined in Article 110 MCQ। As finance bill is known as money bill defined in Article 110 of the Constitution, the proposal of the government for levying new taxes
द प्रपोजल ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द लेवी, लेवी का मतलब होता है चार्ज, फॉर लेवी ऑफ न्यू टैक्सेस, मॉडिफिकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर और कंटिन्यूएंस ऑफ द एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर बियॉन्ड द पीरियड ऑफ अप्रूव्ड पार्लियामेंट, beyond the beyond the period approved by parliament are submitted to the parliament through this bill. सिंपल भाषा में टैक्स से रिलेटेड, मैं एक इन ब्रीफ इन शॉर्ट बता रही हूँ आपको, टैक्स से रिलेटेड अगर कुछ बात है, टैक्स से रिलेटेड अगर कोई चीज आपको बोलनी है या आपको ये प्रेजेंट करना है कि भैया ये सारी जो चीजें हैं वो पार्लियामेंट ने जितने समय तक अप्रूव करी है उसके आगे तक हमको लेके जानी है, बियॉन्ड द लिमिट हमको अगर लेके जानी है, तो ये सारी बातें मैं इस बिल के जरिए पार्लियामेंट के सामने रखने वाला हूँ। क्या होता है, बिल हम लोग पहले पार्लियामेंट के सामने रखते हैं, फिर उसके बाद वो क्या होता है, पार्लियामेंट उस पर बातचीत करके, डिस्कस करके, वोट करके उसको पास करता है। पार्लियामेंट में बिल जब पास होता है तभी तो वो अप्लाई होता है ना राजा। तभी तो देखो अपने न्यूज आती रहती कभी कभार न्यूज चैनल में कि पार्लियामेंट में अभी ये बिल के ऊपर चर्चा हो रही है, ये बिल पास हो गया है, इस बिल के ऊपर झगड़ा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसे। ये क्या होता है कि पार्लियामेंट में बिल प्रेजेंट किए जाते हैं और फिर उसके ऊपर अप्रूवल आता है, समझ में आया, फिर वो अप्लाई होते हैं। दिस इज व्हाट द प्रोसीजर इज ऑल अबाउट। ओके ओके, सो क्या बोला उसने कि पार्लियामेंट, ये फाइनेंस बिल जो है ये एक मनी बिल है जिसको आर्टिकल 110 में एक्सप्लेन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर आपको नया टैक्स लाना है या एग्जिस्टिंग टैक्स में चेंजेस करने हैं या जो चल रहा है उसको आगे बढ़ाना है, लेकिन बियॉन्ड द पीरियड विच इज अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट, तो आपको अगर इनमें से कोई भी एक चीज अगर परफॉर्म करनी है तो आप फाइनेंस बिल के जरिए ये चीज पार्लियामेंट के सामने रख सकते हो। समझ में आया? The finance bill is accompanied by a memorandum containing explanations, मतलब ये फाइनेंस बिल के साथ एक मेमोरेंडम भी अटैच्ड होता है जिसमें आप सारी चीजें क्या करते हो बेटा, एक्सप्लेन करते हो ऑफ द प्रोविजंस इंक्लूडेड इन इट। जो भी चीजें आपने वो टैक्स से रिलेटेड, चेंजेस से रिलेटेड, कंटिन्यूएंस से रिलेटेड कुछ भी लिखा है आपने, तो उसका आप एक मेमोरेंडम ऐड करते हो, वो सारी चीजों के एक्सप्लेनेशन का आप एक मेमोरेंडम ऐड करते हो कि भैया एक्चुअली में हम चाहते क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन पीछे, अपन बोलते हैं ना एनेक्स किया हुआ है पीछे एक्सप्लेनेशन, ठीक है। द फाइनेंस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा, एमसीक्यू कि फाइनेंस बिल कहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड होता है, ओनली बोला है उन्होंने, मतलब इसके अलावा कहीं नहीं हो सकता, सिर्फ यहाँ हो सकता है, एमसीक्यू। However, the Rajya Sabha can recommend amendments in the bill. Amendments का मतलब होता है changes और alterations. प्रेजेंट तो लोकसभा में ही होगा, लेकिन राज्यसभा कुछ सजेशंस दे सकता है। अगर राज्यसभा चाहता है कि भैया कुछ अमेंडमेंट्स ये बिल में होने चाहिए तो रिकमेंडेशन वो दे सकता है, ठीक है। द बिल हैज टू बी पास्ड बाय पार्लियामेंट विद इन 75 डेज ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन। तो जब आपने फाइनेंस बिल प्रेजेंट किया वहां से 75 डेज के अंदर अंदर पार्लियामेंट ने वो बिल को पास कर देना चाहिए। देखो एक ही पैराग्राफ में कितने सारे एमसीक्यू के चांसेस हो रहे हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। सबसे पहली बात तो आर्टिकल, फाइनेंस बिल का आर्टिकल क्या है, 110, 112 किसका आर्टिकल है, जल्दी बताओ। इतना टाइम, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वेरी गुड अमृता, वेरी गुड वेरी गुड। और 113 किस चीज का आर्टिकल है, डिमांड फॉर ग्रांट्स के वोटिंग के लिए, मतलब इन द परसुएंस ऑफ आर्टिकल 113 आप क्या करते हो, वोट्स सबमिट करते हो अंडर द डिमांड फॉर ग्रांट्स। ओके वेरी गुड। और 110 का के लिए हो गया अभी फाइनेंस बिल, 110 का हो गया बेटा फाइनेंस बिल हो गया, ठीक है। और उसको और भी क्या बोलते हैं, मनी बिल बोलते हैं, जहां पे आप क्या एग्जिस्टिंग टैक्स में कोई चेंज या नया टैक्स लाना है या टैक्स में एग्जिस्टिंग टैक्स में कोई चेंज करना है या नया टैक्स लाना है या जो चल रहा है उसी को ही आगे बढ़ाना है। ये सबसे रिलेटेड अगर आपको कोई भी बात करनी है तो इसको आप कैसे प्रेजेंट करोगे, विद द हेल्प ऑफ फाइनेंस बिल, इन व्हाट, इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में प्रेजेंट करोगे। और पार्लियामेंट को इस बिल को 75 डेज में क्या करना है बेटा, पास करना है। और ये बिल सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होगा, लोकसभा में। राज्यसभा सिर्फ क्या कर सकता है, रिकमेंडेशन दे सकता है। डन, गुड। आगे
कंटिजेंसी फंड, मैं बहुत बार पढ़ ली है कॉन्टिजेंसी कॉन्टिजेंसी कॉन्टिजेंसी, अब तो मीनिंग बता ही दो, थक गए हम ये चीज पढ़ पढ़ के। पहले ये शुरू करने से पहले बहुत से लोगों ने अकाउंट्स पढ़ के यहाँ पे मेरे पास आए होंगे, जो लोग 11th 12th कॉमर्स किए। मेरे को पहले ये बताओ कॉन्टिजेंसी का मीनिंग क्या होता है? वेरी गुड, हु गेव द आंसर? मैंने देखा नहीं, अमीशा ने दिया। वेरी गुड। कंटिजेंसी का मतलब होता है अनसर्टेनिटी, मतलब ये फंड्स कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी से रिलेटेड होंगे। हमारे अकाउंट्स में भी हम लोग एक कॉलम एक हम लोग लिखते थे हमारे बैलेंस शीट में, कंटिजेंसी फंड टाइप का कुछ, मतलब वो फंड हमारा कहाँ यूज होगा? जब हमारे बिजनेस में कोई अनसर्टेनिटी होगी। जैसे हम लोग भी अपने वन सेकेंड गाइस, हम लोग भी हमारे घर में क्या करते हैं कि कुछ पैसा ऐसा रखते हैं कि हारी बीमारी में, मुसीबत में ये पैसा मेरा काम आएगा। रखते कि नहीं रखते? हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, है ना, हम लोग कैसा रखते हैं? पैसा रखते हैं कि भाई ये पैसा हमने ऐसा अलग रख के रखा है कि कल चल के कुछ अनसर्टेनिटी हो गई या कुछ भी सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक आ गई तो हम इस फंड को यूज करेंगे। अब एक प्रॉब्लम बता के नहीं आती, वो अनसर्टन होती है, तो इट इज ऑल अबाउट कंटिजेंसी। तो कंटिजेंसी फंड कौन से फंड की बात करेगा? अगर कुछ अनसर्टेनिटीज हो जाती है, कुछ कंटिजेंसीज हो जाती है, तो उस समय पे आप इस फंड को क्या करोगे? यूज करोगे। समझ में आया? कंसोलिडेटेड फंड मतलब मेरा नॉर्मल रेवेन्यू फंड, जो मैंने कमाया वो मेरा कंसोलिडेटेड फंड है। तो मेरे मैक्सिममली सारे जनरल खर्चे मैं मेरे कंसोलिडेटेड फंड से ही करूंगी, एक्सेप्ट कुछ खर्चे जो मेरे कंटिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट से होंगे। तो देखो, एज द नेम सजेस्ट, यस वेरी ट्रू, एज द नेम सजेस्ट एनी अर्जेंट और अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर इज मेट फ्रॉम दिस फंड। अगर कोई खर्चा एकदम से आ गया, कोई अर्जेंट एक्सपेंडिचर आ गया, कोई अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर एकदम से आ गया, तो हम इस फंड का क्या करेंगे? यूटिलाइजेशन करेंगे। द ₹500 करोड़ फंड इज दैट एट द डिस्पोजेबल ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब ये द ₹500 करोड़ फंड इज एट द डिस्पोजल ऑफ द प्रेसिडेंट। इतना फंड प्रेसिडेंट के हाथ में होता है कंटिजेंसी के लिए, जिसको प्रेसिडेंट इशू कर सकता है किसी भी अनफोर्सीन अर्जेंट रिक्वायरमेंट के लिए। Any expenditure incurred from this fund, any expenditure incurred from this fund requires a subsequent approval from parliament. किससे अप्रूवल लगता है बेटा? पार्लियामेंट से भी अप्रूवल लगता है। एंड द अमाउंट विड्रॉन इज रिटर्न टू द फंड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड्स। और जितना अमाउंट अपने यहाँ से विड्रॉ किया है, बाद में आपको कंसोलिडेटेड फंड्स के जरिए इसको लौटाना पड़ेगा। एक तरीके से समझ लो उधारी है, एक तरीके से समझ लो क्या है? उधारी है। समझ में आया? एक तरीके से क्या है? आपकी उधारी है। मतलब अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर, मतलब ऐसे एक्सपेंडिचर जो आपको पता नहीं है कि आ गए, अनसर्टेनिटी, ठीक है, अनसर्टेनिटी में आ गए, एकदम झट से आ गए, एकदम मैंने सडनली अराइज हो गए, आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, एकदम अर्जेंसी आ गई, तो आप इस फंड को क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो अर्जेंसी को मीट करने के लिए। डू यू गेट दिस? डू यू गेट दिस? एंड ये किसके पास होता है ये फंड? प्रेसिडेंट के पास। बराबर बराबर। एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड फ्रॉम दिस रिक्वायर्स अ सब्सिक्वेंट अप्रूवल। सब्सिक्वेंट अप्रूवल किसका लगता है बेटा? पार्लियामेंट का। सब्सिक्वेंट अप्रूवल किसका लगता है? पार्लियामेंट का। पहला अप्रूवल तो प्रेसिडेंट का हो गया ना, दूसरा अप्रूवल किसका? पार्लियामेंट का, सब्सिक्वेंट। एंड द अमाउंट जो आप यहाँ से विड्रॉ करोगे वो आपको कंसोलिडेटेड फंड से क्या करना पड़ेगा? लौटाना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये आपका क्या था? कंटिजेंसी फंड। नेक्स्ट, पब्लिक अकाउंट। यहाँ पे भी एमसीक्यू आ सकते हैं कि कौन सा ऐसा फंड है जो कंसोलिडेटेड फंड्स में से रिटर्न करना पड़ता है, कौन सा ऐसा फंड है जो अर्जेंसी के लिए यूज होता है। बैठे बैठे तो एमसीक्यू बन जाते। दिस फंड इज टू अकाउंट फॉर, आई एम टॉकिंग अबाउट द पब्लिक अकाउंट. This fund is to account for flows for those transactions where the government is merely acting as a banker. What did I say? This fund is to account for flows of those transactions where the government is merely acting banker. For instance,
provident fund, small saving, and so on. These funds do not belong to the government. This fund is not belong to the government. They have to be paid back to some time to their rightful owners. This this fund is paid back by the government to the right owners afterwards. I will let you know. Because of this, nature of fund expenditure from it are not required to be approved by the parliament. So here the approval of parliament is not required. This can be also asked as MCQ कि कौन सा ऐसा फंड है जिसमें पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं लगता. तो पब्लिक अकाउंट. अब मेरे को एक बात बताओ, आप लोगों के लिए बैंकिंग फंक्शंस कौन परफॉर्म करता है? पैसा किसके पास जमा करते हो आप? कौन है आप लोगों के लिए बैंक? कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक है ना आप लोगों के लिए बैंक. जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, यूनियन बैंक हो गया, ये सब आपके लिए क्या? पीएनबी हो गया, आईसीआईसी, ये सब आपके क्या है? ये सब आपके क्या है? कमर्शियल बैंक है जो आपके लिए बैंकिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं. और आप अपना पैसा उनके पास क्या करते हो? जमा करते हो. तो वो जैसे सबको समझ लो, फॉर एग्जांपल एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपने अपना पैसा बैंक के पास क्या कर दिया? जमा कर दिया. तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपके लिए क्या है बेटा? बैंकर है, बैंकिंग फंक्शन परफॉर्म कर रहा है. और आपका पैसा उसके पास जमा है, दैट मीन्स वो पैसा उसका नहीं है, एसबीआई का नहीं है. कुछ समय बाद वो पैसा एसबीआई को क्या करना पड़ेगा? रिटर्न करना पड़ेगा. किसको? जो इसका है उसको. रियल ओनर्स कौन है उसके? डिपॉजिटर्स. तो डिपॉजिटर्स को कुछ समय बाद एसबीआई को पैसा क्या करना पड़ेगा? जमा करना पड़ेगा. तो कुछ सिचुएशंस ऐसी भी होती है जहां पे गवर्नमेंट भी दूसरों के लिए बैंकिंग फंक्शन परफॉर्म करता है. यानी गवर्नमेंट के पास लोगों का पैसा क्या होता है? जमा होता है. समझ में आया? और वो पैसा एक्चुअली में देखा जाए तो गवर्नमेंट का नहीं है. गवर्नमेंट को क्या करना है? वो पैसे को वापस करना है. तो जो पैसा गवर्नमेंट का नहीं रहता और वो सिर्फ इसीलिए अपने पास रख रहा है क्योंकि वो बैंकिंग फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो गवर्नमेंट उस फंड को किसी और चीज के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकता. और जब गवर्नमेंट वो पैसे को यूटिलाइज ही नहीं करने वाला तो पार्लियामेंट की परमिशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो पैसा तो गवर्नमेंट को क्या करना है बेटा? वापस करना है. समझा? जैसे गवर्नमेंट यहाँ पे किसकी पोजीशन पे है? एक मिनट. इस केस में गवर्नमेंट यहाँ पे पोजीशन पे है बैंकर की. अब गवर्नमेंट अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशन में क्या कर रहा होगा? बैंकिंग की बैंक एज अ बैंकर परफॉर्म कर रहा होगा. एज अ बैंकर क्या कर रहा होगा? गवर्नमेंट परफॉर्म कर रहा होगा. तो उसके पास कुछ पैसा पड़ा होगा. तो जब वो बैंकिंग फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, दैट मीन्स वो पैसा उसका है ही नहीं. उसको कल चल के उसको क्या करना है? वो पैसे को वापस करना है लोगों को. वो पैसा वो यूटिलाइज कर ही नहीं सकता, पब्लिक अकाउंट है. तो इसलिए यहाँ पे पार्लियामेंट की जरूरत है ही नहीं, पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत है ही नहीं. जैसे उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, प्रोविडेंट फंड. प्रोविडेंट फंड खुद का थोड़ी ना उसका, वो तो एम्प्लॉइज का है जो पब्लिक अकाउंट में पड़ा हुआ है. कल चल के उसको क्या करना है? एम्प्लॉइज को वो प्रोविडेंट फंड वापस करना है भाई. वो यूज नहीं कर सकता प्रोविडेंट फंड के अमाउंट को. तो जो पैसा पब्लिक अकाउंट में पड़ा होता है वो गवर्नमेंट को वापस करना होता है. और यहाँ पे पार्लियामेंट की कोई अप्रूवल नहीं लगती और गवर्नमेंट इस पैसे को यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो किसी और का पैसा है. और यहाँ पे एज गवर्नमेंट एज अ बैंकर परफॉर्म कर रहा है, ऐसा उन्होंने बताया, रिलेट किया उन्होंने कि यहाँ पे गवर्नमेंट के पास पैसा पड़ा हुआ है और गवर्नमेंट को वापस करना. समझा? पोस्ट ऑफिस सेविंग है ना. अब वो अगर रिटर्न, यहाँ पे हम लोग रिटर्न कौन सा पैसा कर रहे हैं बेटा? जो किसी और का अपने पास रखा हुआ है. किसी और का पैसा अगर हमारे पास, जैसे प्रोविडेंट फंड किसी और का हमारे पास रखा हुआ है, हम वापस करेंगे. ठीक है. फॉर ईच ऑफ दिस फंड्स द गवर्नमेंट हैज टू प्रेजेंट अ स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर. हर ये तीनों फंड्स के लिए, सारे फंड्स के लिए गवर्नमेंट को रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर प्रेजेंट करना पड़ता है. इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ऑल मनी फ्लोइंग इनटू दीज फंड्स कॉल्ड रिसिप्ट्स. ये फंड्स में जितना भी पैसा आता है उसको हम क्या कहते हैं? रिसिप्ट्स. पैसा आना रिसिप्ट, पैसा जाना एक्सपेंडिचर. नॉट रेवेन्यू. उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रिसिप्ट बोलते हैं, रेवेन्यू नहीं बोलते.
रेवेन्यू इन बजट कंटेक्स्ट हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग। बजट में रेवेन्यू का एक अपने आप में एक स्पेसिफिक मीनिंग है, आगे देखेंगे ना। तो इसलिए जब पैसा आता है तो हम उसको क्या कहते हैं, रिसिप्ट्स, और जब पैसा जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर। द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स दैट द बजट हैज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। यस, कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करना पड़ेगा, रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर के बीच में डिफरेंस करना पड़ेगा on revenue account from the other expenditure. So all receipts in say consolidated funds are split into revenue budget. तो जो कंसोलिडेटेड फंड्स की रिसिप्ट्स है उसको हम कहाँ ले जाते हैं बेटा, हाँ उसको हम रेवेन्यू बजट में ले जाते हैं एंड कैपिटल बजट में ले जाते हैं, विच इंक्लूड्स नॉन रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। फॉर अंडरस्टैंडिंग, अब जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे ना तो हमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बोला यहाँ पे क्या गया, उनने क्या बोला कि आप प्रॉपरली रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर को बाइफरकेट करो। क्या बोला है उनने, आप प्रॉपरली रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर को क्या करो, बाइफरकेट करो। ठीक है, ताकि आपको और क्लियर एक्सप्लेनेशन मिल सके। ठीक है, और तो आपने क्या किया है, सो ऑल रिसिप्ट्स इन से कंसोलिडेटेड फंड्स, मतलब कंसोलिडेटेड फंड्स की जो रिसिप्ट्स है उसको रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या करा, सॉरी रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट में बांटा गया। वापस से सुनो, उनने क्या बोला, प्रॉपरली रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर का डिफरेंशिएशन करो, क्लियरिफिकेशन करो। और उनने ये बोला है कि कंसोलिडेटेड फंड्स में आपने दो बजट स्प्लिट किए, एक रेवेन्यू बजट और दूसरा कैपिटल बजट। ठीक है, अब हम लोगों को वन बाय वन यहाँ पे पढ़ना है। अब आपको पढ़ना है रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बस सब धीरे धीरे पढ़ेंगे, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक मिनट रुक जाओ बस। बिल्कुल अभी आपको लग रहा होगा कि मैम हम कंफ्यूज हो गए, नहीं हुए, मैं हूं ना, टेंशन नहीं लेने का, आई एम देयर। एक मिनट। सबसे पहले हम लोग रिसिप्ट्स की बात कर रहे हैं, तो पहले हम रिसिप्ट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले रिसिप्ट, पहले बताओ रिसिप्ट का मतलब क्या होता है। एक मिनट यार, ये लोग आपको ऐसे नहीं पढ़ा रहे ना, अलग अलग पढ़ा रहे। ओके, सो वी विल नॉट डू विद दिस। ओके, वन सेकेंड गाइस। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, वो लोग कैसी बात कर रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं बजट में काफी सारे कंपोनेंट्स होते हैं और ये सबके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो देखो दो बातें हुई हैं, देखो ऐसे चार्ट के फॉर्म में पढ़ते एकदम मजा आ जाएंगे पढ़ने में, एकदम चार्ट के फॉर्मेट में पढ़ते तो आप लोगों को अच्छा लगेगा पढ़ने में। 2 मिनट रुक, एकदम क्लियर हो जाता है अभी कंसेप्ट 2 मिनट में। देखो आपको क्या पढ़ना है, प्रॉपरली आपको पढ़ना है रिसिप्ट्स। क्या पढ़ना है आपको, प्रॉपरली आपको पढ़ना है रिसिप्ट्स, और दूसरा आप लोगों को पढ़ना है एक्सपेंडिचर। पहले मैं आप लोगों को शॉर्ट में इसका बेसिक मीनिंग बता देती, फिर हम लोग बुक के एंगल से, यूनियन बजट के एंगल से, सबके एंगल से हम लोग देख लेंगे, लेकिन पहले हम लोग इन शॉर्ट इसका सिंपल मीनिंग देख लेंगे। तो क्या दो बातें पढ़नी है आपको, वही तो अभी अपन ने ऊपर पैराग्राफ में पढ़ा ना, कि आपको रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर का प्रॉपर बाइफरकेशन करना आना चाहिए, तभी जाके आप कंसोलिडेटेड फंड्स को रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट में पढ़ पाओगे, स्प्लिट कर पाओगे। जब तक आपको ये दोनों बेसिक बातों का मतलब नहीं पता होगा, तब तक आप कंसोलिडेटेड फंड्स को स्प्लिट नहीं कर पाओगे रेवेन्यू और कैपिटल बजट में। तो वो पढ़ने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये क्या हो गई, रिसिप्ट्स आपकी। रिसिप्ट्स मतलब पैसा आना। देखो ये जैसे सपोज मेरा गवर्नमेंट है, इसके पास पैसा आता है, तो पैसा आता है तो क्या रख लेंगे जेब में, नहीं, उसको क्या करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। तो जब गवर्नमेंट के पास जो पैसा आया उसको मैं क्या बोलती, रिसिप्ट्स, और गवर्नमेंट के पास से जो पैसा जाएगा उसको मैं क्या बोलती हूँ, एक्सपेंडिचर। अरे पैसा जाएगा कब, जब वो बजट बनाएगा, बराबर बजट बनाएगा ना गवर्नमेंट, पैसा आ गया है तो रख तो लेंगे नहीं जेब में, बजट बनाएगा और उसको क्या करेगा, खर्चा करेगा। खर्चा करने के पहले बजट बनाना जरूरी है, और उसके लिए हमको ये सारी बातें समझना जरूरी है। जब तक आपको ये सारी बातें नहीं समझेंगी तब तक आप बजट नहीं बना सकते। समझ में आया। तो गवर्नमेंट के पास पैसा आया, रिसिप्ट्स गया, एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो अब रिसिप्ट्स आपकी दो तरीके की होती है। कितने तरीके की रिसिप्ट्स होती है आपकी, जल्दी बताओ। दो तरीके की रिसिप्ट्स होती
एक होती है आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट, अरे बाप रे, रेवेन्यू रिसिप्ट, और एक होती है आपकी कैपिटल रिसिप्ट। वैसे ही आपके एक्सपेंडिचर भी दो तरीके के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। दैट इज वाई हम लोगों ने रेवेन्यू को पैसा आना नहीं बोला यहाँ पे, क्योंकि रेवेन्यू को यहाँ पे वो लोग अलग टर्म एक्सप्लेनेशन के लिए यूज कर रहे हैं, बताऊंगी क्या, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड एक मिनट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, समझा। वापस से, रिसिप्ट कितने तरीके की होती है राजा, रिसिप्ट दो तरीके की होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। एक्सपेंडिचर कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं राजा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सबसे पहली बात इन जनरल बता देती, जब भी कभी हम रेवेन्यू की बात करेंगे दैट मीन्स वो रिकरिंग नेचर का है, और जब कभी भी हम कैपिटल की बात करेंगे दैट मीन्स वो रिकरिंग नेचर का नहीं है, चाहे वो खर्चा हो चाहे वो कमाई हो। सिंपल जनरल बात मेरे साथ बोलेंगे, क्या बोला मैंने, जब हम रेवेन्यू की बात करेंगे दैट मीन्स वो रिकरिंग नेचर का है, और जब कभी भी हम कैपिटल की बात करेंगे दैट मीन्स वो रिकरिंग नेचर का नहीं, बराबर। अब पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब कमाई, तो रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट का मतलब होता है मेरी रिकरिंग इनकम, मेरी रिकरिंग इनकम जो मुझे मिलती रहती है, व्हाट डिड आई से, मेरी रिकरिंग इनकम जो गवर्नमेंट, हम लोग यहाँ गवर्नमेंट के एंगल से बात करेंगे, बजट कौन बना रहा है, गवर्नमेंट, पैसा किसके पास आ रहा है, गवर्नमेंट, खर्चा कौन कर रहा है, गवर्नमेंट, तो हम लोग बात किसके एंगल से करेंगे, गवर्नमेंट के एंगल से बात करेंगे, बराबर। तो मेरा जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो ऐसा रिसिप्ट है जो रिकरिंग नेचर का होता है, क्या बोला मैंने, जो मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट है वो किस नेचर का होता है बेटा, रिकरिंग नेचर का होता है, दैट मीन्स रिकरिंग है, वो प्रॉफिट है जो गवर्नमेंट को कंटिन्यूअसली मिलता रहेगा, जो गवर्नमेंट को कंटिन्यूअसली मिलता है, जो गवर्नमेंट की कंटिन्यूअस इनकम, क्या कहा मैंने, जो गवर्नमेंट की क्या है, कंटिन्यूअस इनकम। फॉर एग्जाम्पल टैक्स, फॉर एग्जाम्पल क्या है मेरा, टैक्स, सब लोग भरते ना रे, रिकरिंग नेचर की इनकम, क्या बोला मैंने, फॉर एग्जाम्पल टैक्स जो मेरी रिकरिंग नेचर की क्या है, इनकम, समझ में आया। और जब मैं कैपिटल रिसिप्ट्स की बात करती हूं तो इसका मतलब ही क्या है, ये नॉन रिकरिंग नेचर की इनकम है, ये क्या है मेरी नॉन रिकरिंग नेचर की इनकम है, कभी कभी अराइज होने वाली इनकम, क्या बोला मैंने, कभी कभी अराइज होने वाली इनकम, ये क्या होती है, मेरी नॉन रिकरिंग नेचर की इनकम होती है, जो हर वक्त नहीं होगी। कैपिटल रिसिप्ट्स मतलब क्या, कभी कभी होने वाली चीजें जो हर वक्त होती नहीं है, ये ऐसी रिसिप्ट्स है जो कभी कभी अराइज होगी, व्हाट डिड आई से, ये ऐसी रिसिप्ट्स है जो कभी कभी अराइज होगी, जैसे लोन्स वगैरह कभी कभी लेते, रोज रोज लेते क्या नहीं, तो ये ऐसी रिसिप्ट्स है जो कभी कभी अराइज होगी। और रेवेन्यू रिसिप्ट्स मतलब जो क्या होती है बेटा, हमेशा अराइज होती है, रिकरिंग नेचर की होती है, जैसे हमारी सैलरी रिकरिंग नेचर की होती है ना, लेकिन अगर मुझे कोई गिफ्ट मिल गया या स्कॉलरशिप मिल गई, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो एक ही बार मिली मुझे, वो मेरा क्या होगा, नॉन रिकरिंग नेचर का होगा, कैपिटल रिसीप्ट होगा जो बार बार अराइज नहीं होता, समझ में आया क्या, समझा। तो ये आपका क्या था, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। अब जब मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं तो एक्सपेंडिचर भी दो तरीके के होते, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो रिकरिंग नेचर के खर्चे होते हैं जो मुझे करने ही पड़ते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल रेंट, रिकरिंग नेचर का खर्चा है भैया, करना ही पड़ेगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कभी कभी अकर होने वाले खर्चे, नॉन रिकरिंग नेचर के, ऐसे खर्चे जो कभी कभी अकर होते हैं, और कोई अनसर्टेनिटी हो गई सडनली, उसके ऊपर मुझे खर्चा करना पड़ा, नॉन रिकरिंग नेचर का खर्चा, रोज रोज थोड़ी उसके ऊपर खर्चा करना। सो क्या बोला मैंने, बजट के कंपोनेंट्स बोलते हैं इसको, इसको हम क्या बोलते हैं, बजट कंपोनेंट्स, क्या बोलते हैं हम इसको, कंपोनेंट्स ऑफ बजट। जहां पे हमने देखा रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट इज ऑफ टू टाइप्स, रेवेन्यू एंड कैपिटल,
रेवेन्यू रिसिप्ट्स मतलब जो रिकरिंग नेचर की होती है, कैपिटल रिसिप्ट्स मतलब जो नॉन रिकरिंग नेचर की होती है। फिर हम खर्चों पे गए, खर्चे भी ऐसे ही होते हैं, या तो ऐसे खर्चे जो हमेशा रिकर होते रहेंगे, रिकरिंग नेचर के खर्चे, और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब नॉन रिकरिंग नेचर के खर्चे। समझ में आया क्या? अब इन शॉर्ट फटाक से देख लेते, ठीक है। डू नॉट इंटेल सेल और क्रिएशन ऑफ असेट्स आर इंक्लूडेड अंडर रेवेन्यू अकाउंट। ऑब्वियसली बात है, रिकरिंग नेचर की जो रिसिप्ट्स है वहां पे आपका कोई क्या बोलते हैं असेट क्रिएट होने वाला नहीं है, क्योंकि वो रिकरिंग नेचर की रिसिप्ट है। आपको वो टैक्स से मिली है, कोई असेट क्रिएट हुआ है क्या? नहीं, टैक्स आपको पब्लिक ने दिया है, रिकरिंग नेचर की क्या है आपकी रिसिप्ट है, यहाँ पे कोई असेट क्रिएट होता आपका नहीं। ऑन द रिसिप्ट साइड tax would be the most important revenue receipt, and on the expenditure side anything that does not result in creation of asset is treated to as revenue expenditure। मतलब यहाँ पे जो आप खर्चा कर रहे हो उससे आपका कोई असेट नहीं बनेगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंडिचर, ऐसा एक्सपेंडिचर जो रिकरिंग नेचर का है जिसको करने से आपका कोई असेट नहीं बनेगा। जैसे अगर सपोज समझ लो मैंने एक बिल्डिंग खरीदी, वो मेरा खर्चा है, लेकिन वो मेरा रेवेन्यू नेचर का खर्चा नहीं है, वो मेरा कैपिटल नेचर का खर्चा है। क्योंकि बिल्डिंग में रोज रोज नहीं खरीदती बे, बिल्डिंग में रोज रोज नहीं खरीदती, कभी कभी खरीदती, एक ही बार खरीदती, तो मेरा कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है। तो कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर में असेट क्रिएट होती है, लेकिन रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर में असेट क्रिएट नहीं होती। हम रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ रहे हैं, उनने इस तरीके से पढ़ा है। तो रेवेन्यू रिसीट मतलब क्या, जो रिकरिंग नेचर की इनकम है, सबसे बड़ी इनकम कौन सी होती है? टैक्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या, जो मेरा रिकरिंग नेचर का खर्चा होता है जिससे मेरी कोई असेट क्रिएट नहीं होती है। फॉर एग्जांपल सैलरी, सब्सिडी, इंटरेस्ट पेमेंट आर द गुड एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गॉट इट? ओके। फिर मैं बात करूं कैपिटल रिसीप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर दैट लिक्विडेट और क्रिएट एन असेट। या तो यहाँ पे असेट लिक्विडेट होगी या क्रिएट होगी। फॉर इंस्टेंस इफ द गवर्नमेंट सेल्स द शेयर, डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, गवर्नमेंट ने अपने शेयर्स क्या कर दिए? सेल कर दिए। पैसा तो आया, लेकिन कैसा पैसा आया बेटा? कैपिटल रिसिप्ट आया, क्योंकि रोज रोज गवर्नमेंट अपने शेयर्स नहीं बेचती, रोज रोज गवर्नमेंट अपने शेयर्स को नहीं बेचती, कभी कभी बेचती, लेकिन पैसा आया ना। लेकिन कैसा पैसा आया? कैपिटल रिसिप्ट। रोज रोज नहीं आने वाला ये पैसा, कभी कभी। समझ में आया? लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट हो गया ना, मेरी एसेट कम हो गई ना। तो देखो कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू में, सॉरी कैपिटल नेचर के रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर में असेट क्रिएशन या डिसइन्वेस्टमेंट हो सकता है, असेट कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन रेवेन्यू नेचर के रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर में असेट कम ज्यादा नहीं होती। वापस से सुनो, रेवेन्यू नेचर के रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर में असेट कम ज्यादा नहीं होती, लेकिन कैपिटल नेचर के रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर में असेट कम ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे आपने अभी समझ लो गवर्नमेंट ने, फॉर एग्जांपल दे रही, गवर्नमेंट ने रेलवे के शेयर्स बेच दिए, पैसे आएंगे गवर्नमेंट के पास, तो वो कैपिटल रिसीप्ट कहलाएगी। समझा? ऑन दी अदर हैंड इफ द गवर्नमेंट गिव्स समवन अ लोन फ्रॉम विच ही एक्सपेक्ट्स टू रिसीव इंटरेस्ट, गवर्नमेंट ने किसी को पैसा दिया होगा, वहां से उसको पैसा आ रहा है, ठीक है, दैट एक्सपेंड, सॉरी या इंटरेस्ट आ रहा होगा, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा। ऑन दी अदर हैंड इफ द गवर्नमेंट गिव्स समवन अ लोन फ्रॉम विच इट एक्सपेक्ट्स टू रिसीव इंटरेस्ट, दैट एक्सपेंडिचर विल गो इन कैपिटल अकाउंट। आपने किसी को लोन दिया और उससे आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो एक्सपेंडिचर कहाँ जाएगा? आपका कैपिटल अकाउंट पे जाएगा। समझ में आया क्या? इस तरीके से आपको एक प्रॉपर डिटेलिंग स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। समझ में आया क्या? आपको क्लियर करना पड़ता है क्या रेवेन्यू रिसिप्ट है, क्या कैपिटल रिसिप्ट है, बराबर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, दिस इज व्हाट ऑल अबाउट। सो इज इट क्लियर टिल हियर? यहाँ तक के क्लियर है सबको? कैपिटल, रेवेन्यू, कैपिटल एंड एक्सपेंडिचर बजट इन डिटेल वी विल स्टार्ट टुमारो। एज जैसे हम लोगों को आज रिसिप्ट समझ में आ गई है, तो रिसिप्ट समझ गई तो अब हम लोगों को बजट आसानी से समझ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात होने वाली यहाँ पे नहीं। एज हम लोगों को रिसिप्ट समझ गई तो बजट भी आसानी से समझ जाएंगे। यहाँ तक के सबको क्लियर? कोई डाउट? जल्दी बताओ। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? बहुत सारी चीजें पढ़ी, फाइनेंस बिल पढ़ा, कॉन्टिजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट,
है ना, रेवेन्यू रिसीव्ड, कैपिटल रिसीव्ड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बहुत सारी चीजें देखी हमने। ठीक है, कोई भी डाउट है पढ़ के रखो, है तो पूछो, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगी। ठीक है गाइस, तो आज हम लोग यहाँ पे रुकते, मिलते हैं कल बजट की आगे की बातों के साथ। ठीक है, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज ला लूँ तो हम लोग क्लास में डिस्कस करें। ओके गाइस, ओके गाइस,